नवजीवन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट CNBC अवार्ड पहला कदम सीजन 5। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। पहला कदम के 5वें सीजन के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पहला कदम के 5वें सीजन में हमारा जोर म्यूचुअल फंड्स निवेश बारीकियों को आपकी अपनी सीधी सरल भाषा में समझाने पर है और कैसे अच्छा रिटर्न कमाया जाए, कैसे हर उम्र और हर पेशे से जुड़े निवेशक स्मार्ट इन्वेस्टर बनकर निवेश से अपनी जिंदगी के लक्ष्य हासिल कर सके। आज के हमारे एपिसोड में हमारा फोकस इन्हीं तमाम बातों पर है और इस चर्चा में एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं SBI म्यूचुअल फंड के ED और CMO DP सिंह, आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के डिप्टी CEO फिरोज अजीज। आप दोनों का ही स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है स्मार्ट इन्वेस्टर। हर कोई स्मार्ट निवेशक बनना चाहता है। बहुत सारे लोग इस मकसद से ही निवेश की शुरुआत करते हैं कि उनको मुनाफा हो, लेकिन स्मार्टनेस को लेके कोई खाका नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। बाजार को समझना भी एक ऐसी चीज है जो कि हर आम आदमी के बस की बात नहीं है। बड़े से बड़े लोग बाजार को नहीं समझ पाते। स्मार्ट इन्वेस्टर अगर मुझे बनना है तो इसको मैं डिफाइन कैसे करूं? स्मार्ट इन्वेस्टर होता क्या है? देखिए, स्मार्ट इन्वेस्टर का जो मीनिंग है एक्चुअली ये भी डायनामिक है, राइट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो उसमें क्या होता है कि जब आप कहते हो कि स्मार्ट इन्वेस्टर, जब भी मेरे पास सरप्लस पैसा रहेगा तो उस पैसे को किस तरह से मैं उसको रिटर्न को ऑप्टिमाइज करूं, कैसे स्मार्टली करूं ताकि मेरे पास टैक्स एफिशिएंसी भी रहे, लिक्विडिटी भी रहे, सेफ्टी भी रहे। सेफ्टी व्हेन आई से सेफ्टी, इट कैन नॉट बी कैपिटल प्रोटेक्शन एज फार एज इक्विटी इज कंसर्न, क्योंकि वो तो ओवर द पीरियड ऑफ 3, 5, 7 ईयर्स ही आप उसमें समझ सकते हैं। पर बीच में वॉलेटिलिटी तो रहेगी। वॉलेटिलिटी जो है एक हिस्सा ही है इसका, इक्विटी इन्वेस्टमेंट का, तो उसमें वो तो रहेगा ही रहेगा। तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि आपको सब तरह की नॉलेज होना जरूरी है, वो कि एक इंडिविजुअल नहीं हो सकता। तो आज की डेट में वहां पे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू या किसी PMS के थ्रू या कोई और वेल्थ मैनेजर के थ्रू ही इसको किया जा सकता है। ऑलराइट, लेकिन कोई खास थंब रूल फिरोज जिसको हम फॉलो कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप निवेश को लेके जानकारी बटोरिए। सर ने कहा कि आपके पास कैपिटल की समझ होनी चाहिए, बाजार में आपको कितनी कमाई करनी है, आपके रिस्क को देखकर आपको निवेश करना चाहिए। ये मेरे ख्याल से आम बातें हैं जो एक लेवल पर आने के बाद आप समझते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज होगी जिसके बिना पर हम शुरुआत कर सकते हैं निवेश की। आई थिंक एक स्मार्ट इन्वेस्टर, जैसे सर ने कहा कि पहले तो सरप्लस कहाँ लगाएं। स्मार्टनेस, सरप्लस बनाने में भी स्मार्टनेस होती है। काफी लोग अपनी प्लानिंग खर्च की नहीं कर पाते, तो सरप्लस होती नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट की बात आती नहीं है। तो स्मार्टनेस सरप्लस क्रिएट करने से शुरुआत होती है। सेकंड, जज्बातों को कंट्रोल करने में सबसे बड़ी स्मार्टनेस है, राइट। ग्रीड, लालच और डर को काबू में रखना इज द सेकंड पार्ट ऑफ द स्मार्टनेस। तीसरी, हर्ड मेंटालिटी ना रखना, सब ये कर रहे हैं तो मैं भी यही करूं, राइट। ऐसा ही होता है कि लोग, मार्केट ऊपर जाती है तो खरीदते रहते हैं, जब गिर जाती है तो बेच देते हैं, उल्टा करना पड़ता है। तो हर्ड मेंटालिटी से निकलना। और चौथी बात, किसी स्मार्ट फंड हाउस से पार्टनर करने को भी स्मार्टनेस कहते हैं, राइट। तो ये अगर 4 चीजें कर ली एक इंसान ने तो मोटा मोटी 70-80% आपने अपने प्लान को स्मार्ट कर लिया। ओके, बाजार की चाल तो वॉलेटाइल रहती है। अब ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपनी समझ की वजह से या उसके बेसिस पर अपनी रणनीति बनाएं, उसमें बदलाव करें और मुनाफा कमाएं। हाल ही सिचुएशन अगर मैं लेना चाहूं जहां पर हम ग्लोबली काफी उतार चढ़ाव देख रहे हैं, कई सारे ट्रिगर्स हैं। अब जैसा कि फिरोज ने भी कहा कि गिरते हुए बाजार में लोग अपना निवेश रोक देते हैं। आपको अपना निवेश रोकना नहीं होता, आपको बढ़ाना होता है। चढ़ते हुए बाजार में लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि बाजार चढ़ रहा है तो आपको निवेश अपना बढ़ाना चाहिए। कैसे स्मार्टली बाजार के उतार चढ़ाव का हम फायदा अपने फेवर में ले सकते हैं? देखिए, अनिश्चितता तो बनी हुई है बाजार में। तो ऐसे लेवल पे जब मार्केट नीचे आ रही है, जब ग्लोबली ऐसी सिचुएशन है, तो जैसे फिरोज जी ने बोला पहले कि जब मार्केट गिरता है तो उस वक्त पैसा लगाने का टाइम होता है, ना कि निकालने का। ओनली थिंग इज अपना जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है उसको थोड़ा हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा उसको सही लॉजिक से करना पड़ेगा। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हर बार हमें 15% या 20% या 18% ही रिटर्न मिलेगा। तो जैसे मार्केट गिरती है तो आपका समय थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे हम रिटर्न की कहते हैं एक रेंज होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको फिरोज जी ने पहले भी एक एपिसोड में बताया था। उसके बावजूद समय का भी रेंज होना चाहिए। जब हम कहते हैं जनरली, जब जैसे हम कहते हैं 5 साल,
तो 5 से 7 साल या 3 से 5 साल ऐसा एक समय का भी रहना चाहिए। तो वो समय ये आता रहेगा। तो ऐसे वॉलेटिलिटी में जब तक आपको जरूरत नहीं है पैसे की तो आपको लॉस बुक करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ। अगर आपके पास पैसे की जरूरत है फिर तो कोई चारा ही नहीं है, आपको निकालना ही पड़ेगा। लॉस है तो है, मानना पड़ेगा उसको। परंतु अगर आपने पहले ही उसकी एलोकेशन इस हिसाब से की है कि अगर ये इक्विटी फंड है इसको 5 साल के लिए डालना है और आज भी अगर कोई निकालता है और उसने 5 साल पहले लगाया था तो उसकी रिटर्न आज भी है इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट के मार्केट बहुत गिर गई है। तो उसके बावजूद तो इसमें यही एक क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत जरूरी है माइंड में। और हमने बहुत से ऐसे स्मार्ट इन्वेस्टर की जैसे हम बात कर रहे हैं, पिछले दिनों में जब बाजार गिरा तो बहुत से ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने निवेश किया। हाँ। उनका पहले निवेश किया और उन्होंने एडिशनल निवेश कर दिया ताकि उनकी एवरेजिंग हो जाए। बिल्कुल। तो बड़ा बड़ा पैसा लोगों ने निकाला। तो उसमें एक जैसे जज्बातों को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल में करना वो बहुत जरूरी रहता है। तो ये तो वॉलेटिलिटी तो रहेगी ही रहेगी और जितनी वॉलेटिलिटी होती है रिटर्न भी उसी हिसाब से ज्यादा हिसाब से मिलते हैं। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं तो ये सब बात समझ में आ रही है, स्मार्टनेस बहुत ही कस्टमाइज कॉन्सेप्ट है। आपके बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो अलग अलग लक्ष्यों के लिए आपके पास आते होंगे फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने के लिए। आप उनको कैसे स्मार्ट बनाते हैं गोल्स वाइज? देखिए, गोल्स वाइज स्मार्ट बनाने से पहले ऑफ कोर्स गोल्स वाइज तो स्मार्ट बनाना पड़ता है। उसमें आपको अगर गोल, पहले तो लोगों के पास क्लैरिटी नहीं होती कि मैं पैसे खर्च कहाँ करूंगा। पैसे इकट्ठे करते रहते हैं बट उसकी बाइफर्केशन नहीं होती। तो पहले मतलब सेविंग होती है, उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। सेविंग भी होती है। हाँ। और इन्वेस्टमेंट भी अगर हो भी जाए हाँ। तो क्लैरिटी नहीं होती कि किस चीज के लिए सेव कर रहा हूं, कितना सेव कर रहा हूं, उसमें महंगाई कितनी लगेगी। राइट। और क्या मुझे पैसे चाहिए होंगे, कितने पैसे मुझे चाहिए होंगे, कब चाहिए होंगे। हाँ। जैसे कहा कि अवधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्लैरिटी लाने में आई थिंक एक स्मार्टनेस का लेवल 1 क्रॉस होता है। ओके। राइट। तो उसको अगर हमने क्लैरिटी ले आई एज अ निवेशक कि ये महंगाई होगी, इतने पैसे आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए होंगे, इतनी रिटायरमेंट के लिए चाहिए होंगे, इतने घर के लिए चाहिए होंगे। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप कोई भी हमारे पास आते हैं। तो सेकेंड स्टेप ये है कि अगर आपको जज्बातों को काबू में रखना है हाँ। तो उसका एक ही सोर्स है, एकमात्र मेरे हिसाब से सोर्स है डेटा। ओके। आप अगर मैथ के बलबूते पे जाते हैं, मैथमेटिक्स देखते हैं तो वो आपको एक सांत्वना मिलती है कि ऐसा नहीं हुआ है कि आज जब आप उस दौर से गुजर रहे हो ऐसा लगता है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड। एग्जैक्टली हाँ। राइट। जब वो दौर खत्म हो जाता है और ऐसे 10 और दौर आप पीछे देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि हमेशा जिस दौर से गुजरे थे, जब भी आपने न्यूज़पेपर खोला होगा, हमने एक एनालिसिस की जहां पे न्यूज़पेपर में जब भी ये अल्फाज लिखा गया था ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक मंडे, ब्लैक वेंसडे, उस दिन अगर निवेश करते तो रिटर्न कैसी होती। हिम्मत चाहिए उस दिन निवेश करने के लिए। अगर से कोई कर पाता तो उनकी रिटर्न दुगनी होती। तो ये बुरे दिन नहीं है, ये अच्छे दिन है आपको निवेश की शुरुआत करने के लिए। सो डेटा हेल्प्स यू ब्रिंग रैशनैलिटी। आई थिंक दैट्स, अगर ये कर दिया कि डेटा के आधार पर निर्णय लिया जाए ना कि परसेप्शन के, तो काफी स्मार्ट। कुछ उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं, आपने ब्लैक फ्राइडे का जिक्र किया, जब भी इस तरह की कोई बहुत बड़ी गिरावट हमने बाजार में देखी है, अगर मैं उसको उदाहरण के रूप में अभी समझना चाहूं और अगर किसी निवेशक ने उस वक्त निवेश किया होगा तो अब बाकी उनकी दुगनी कमाई हो गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। 2008 की अगर हम उदाहरण लेते हैं हाँ। तो 2008 में जब रिसेशन आया था तो मार्केट जो हमारी 16,000 से 8,000 पे आ गई थी। तो अगर आप अभी देखिए कि 8,000 से 40,000 तो 5 गुना की रिटर्न हुई है जिस बंदे ने 8,000 के लेवल पे पैसा लगाया। राइट। और जिसने 16,000 पे लगाया हुआ था, नहीं निकाला या 16,000 पे पैसा लगाया हाँ। तो उसको आज 2.5 गुना की जो है रिटर्न मिली है, मतलब उसका पैसा 2.5 गुना हुआ है। जबकि जिसने 8,000 पे लगाया वो जो कि फर्क सिर्फ 15 दिन का रहेगा विद इन 15 डेज और मैक्सिमम 30 डेज आई थिंक अक्टूबर या तो वो जो 16,000 से 8,000 पे बाजार आ गया। तो उस वक्त जो जिगरा चाहिए होता है जो आपको दम चाहिए होता है डाटा को समझने का, जैसे फर्क में तो और उस वक्त पैसा लगाना, वो बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। तो जिससे कम लेवल पे भी लगवाया, ऐसा नहीं कि 16 से 8,000 पे, बीच में 12,000 का भी था, 10,000 का भी लेवल था। जिन लोगों ने उस लेवल पे पैसा लगाया और उसके बावजूद भी मार्केट उसके बाद नीचे गई, परंतु आज की रेट में अगर देखें तो उनकी रिटर्न काफी अच्छी थी। बिल्कुल। क्या 1 महीने पहले और अच्छी थी, अभी चलो अभी कम भी हो गया तो भी उनकी अगर 5 गुना नहीं है तो 4.5 गुना तो है ही। बिल्कुल है। तो इसलिए वही एक उदाहरण है जो 2008 वाली देते हैं। या किसी भी टाइम पे जब मार्केट गिरता है तो वो एक टाइम होता है जब पैसा और थोड़ा लगाया जाए। ऑलराइट। तो हम कह सकते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर इज अ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर ऑल्सो।
करेक्ट। आई थिंक आउट स्मार्ट करना दुनिया से सबसे बेहतरीन स्मार्टनेस करने से ज्यादा आउट डिसिप्लिनिंग पीपल इज इजी। ओके। आउट स्मार्टिंग एवरीबडी इज वेरी टफ, राइट? सब वॉरेन बफे तो बन नहीं सकते, बट आप अपने डिसिप्लिन को अगर कंट्रोल कर लें तो आधा काम हो जाता है। सो आई थिंक आउट डिसिप्लिनिंग इज तो डिसिप्लिन इज वेरी वेरी क्रिटिकल। लेकिन जब बाजार की उतार चढ़ाव इतनी रहती है डीपी सर, तो बहुत मुश्किल है अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को कंट्रोल करना और हर्ड मेंटालिटी को फॉलो नहीं करना। यहाँ पर ठीक है, डेटा हमारे पास है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी मेहनत की कमाई लगी हुई है, उसमें गिरावट आ रही है, अपने पैसों को इरोड़ होता हुआ देख रहे हैं। बहुत मुश्किल है लोगों की बातों में ना आ पाना। वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो हमें समझने चाहिए अपने पोर्टफोलियो के लिए? उसमें सबसे बड़ा रोल तो आ जाता है कि आप किस वेल्थ मैनेजर के साथ लगे हुए हैं, किस फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ लगे हुए हैं। क्या वो भी हर्ड मेंटेलिटी में ही जा रहे हैं या वो भी इस हर्ड मेंटेलिटी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे बहुत कम है। ज्यादातर वेल्थ मैनेजर, ज्यादा तौर पे जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल एडवाइजर। तो एडवाइजर का रोल उस वक्त बहुत ही जरूरी हो जाता है। हमारे पास डायरेक्ट प्लान भी हैं। अगर तो आप एक इवॉल्व्ड इन्वेस्टर हो, आप इन सब चीजों को जो हम बातें कर रहे हैं, डाटा को समझना, डाटा के ऊपर डिसीजन लेना, अगर आप वो कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको एडवाइजर के थ्रू, वेल्थ मैनेजर के थ्रू ही जाना चाहिए। तो एक तो वो तो इन्वेस्टर से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वेल्थ मैनेजर की, कि वो अपने इन्वेस्टर्स को कैसे गाइड करते हैं, कैसे उनको नरेशन देते हैं कि किस तरह से काम करना चाहिए। तो मैंने ये भी देखा, जो भी एक अच्छे वेल्थ मैनेजर के इन्वेस्टर्स हैं या अच्छे एडवाइजर के इन्वेस्टर हैं, उनको नुकसान बहुत कम होता है। ओके। जो नहीं है, मतलब जो बहुत छोटे हैं, जो सर्विसिंग के लिए नहीं, सिर्फ एक सेल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने सेल किया है और उसके बाद उनके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है एडवाइजर के साथ, सिर्फ सेल के लिए था, तो वहां पे प्रॉब्लम है। वहां पे ये जो चीजें हैं वहां पे इन्वेस्टर का नुकसान होता है, क्योंकि एक जैसे आपने सही बोला कि बड़ा मुश्किल होता है जज्बातों को संभाल के रखना। और दूसरा, इस ऐसी मार्केट में जब हम अभी सिर्फ इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं, और आपकी एसेट एलोकेशन सही है, आपने डेट में भी पैसा डाला है, इक्विटी में भी पैसा डाला है, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो की रिटर्न इस गिरती हुई मार्केट में भी उतना, लेकिन ऐसे में किसी का अगर लक्ष्य नजदीक आ जाए तो, किसी के अगर बच्चे की पढ़ाई का खर्चा इसीलिए कहते हैं ना कि जब आपका लक्ष्य नजदीक आता है, उससे एक साल पहले आप उसको डेट में डाल दीजिए। कोई भी वेल्थ मैनेजर यही बोलता है कि अगर आपको पता है कि आज से 15 साल पहले मेरा कोई लक्ष्य है, तो 13-14 साल के बाद उसको कम करते रहिए, उसको इक्विटी में से वोलेटाइल से लेस वोलेटाइल मार्केट में आ जाइए। और इन दिनों में अगर किसी व्यक्ति ने अगर 80% डेट में और 20% इक्विटी में डाला हुआ है, 80% लॉन्ग डेट में है, तो लॉन्ग डेट में भी लोगों का बहुत पैसा बना है। जब इक्विटी मार्केट गिर रही थी तो देयर वाज अ रैली इन द डेट मार्केट। बिल्कुल। तो आज की डेट में जिसने 80-20 इन स्पाइट ऑफ मार्केट फॉलिंग डाउन बाय 15%, उसका फॉल तो 3-4% ही नजर आएगा। उसका फॉल जो है उसको अपने पोर्टफोलियो में 15% नहीं नजर आएगा। तो एसेट एलोकेशन का होना, एक सही वेल्थ मैनेजर का होना और डिस्ट्रीब्यूटर का होना इज वेरी वेरी नेसेसरी। ऑलराइट, तो एसेट एलोकेशन और शुरुआत जल्दी करना, ये तो मेरे ख्याल से काफी बेसिक ग्राउंड रूल है निवेश को लेके जो आपके पास होने चाहिए, लेकिन अपने निवेश के हर टैक्स के पहलू को भी आपको समझना चाहिए। इस पर हम करेंगे बात विस्तार से इस छोटे से ब्रेक के बाद। SBI Mutual Fund presents CNBC अवार्ड पहला कदम सीजन 5। तो पहला कदम के 5वें सीजन के इस एपिसोड में हम आपको निवेश को लेकर स्मार्ट बना रहे हैं, यानी आपको बना रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फिरोज, निवेशक के लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि एक तो निवेश का पर्पस क्या है, जैसा कि हमने चर्चा में भी ये बात सामने आई है, लेकिन जो आप इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करते हैं उसका खाका क्या होता है, उसके बेसिक्स क्या होते हैं, उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं, कैसे मैं स्मार्टली अपने लिए सही इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट चुनूं? करेक्ट। अगर हमने पहले गोल्स कर ली, फिर एसेट एलोकेशन का निर्णय कर लिया कि कितने पैसे कौन से एसेट में जाएंगे, फिर द थर्ड लॉजिकल स्टेप ये फाइंड आउट करना कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा चुना जाए। तो इंस्ट्रूमेंट चुनने से पहले आपको ये देखना है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट मैं नहीं खरीदूंगा। हाँ, वो कैसे पता चलेगा? देखिए, मेरे हिसाब से एक नए निवेशक को, एक नॉन सीजन निवेशक को मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड में ही रहना चाहिए, राइट? बिकॉज म्यूचुअल फंड आपके 3 एसेट्स को कवर कर सकता है। रियल एस्टेट के अलावा इक्विटी, डेट और गोल्ड को कवर कर सकता है, अच्छे कॉस्ट पे कवर कर सकता है। सो पॉइंट 1, आई थिंक फॉर 80% ऑफ वंस मनी यू ओनली नीड अ म्यूचुअल फंड। सो
व्हीकल सिलेक्शन 80% म्यूचुअल फंड में ही होना चाहिए, और बाकी अगर पीपीएफ है, ईपीएफ है, बॉन्ड्स हैं जो आप खरीदते हैं, एफडीआर करते हैं, वो फिर भी 20% रेलेवेंट है। सो 80% ऑफ द मनी शुड बी म्यूचुअल फंड। क्या नहीं करना है, आपको डायरेक्ट एनसीडीज नहीं खरीदनी है, राइट? आपको डायरेक्ट स्टॉक नहीं खरीदने हैं क्योंकि आपकी समझ कम होती है। काफी बार हमने वी रन अ रीजनेबली लार्ज ब्रोकिंग आउटफिट, हम ये देखते हैं कि 25% इन्वेस्टर्स अपना नुकसान करके चले जाते हैं, मार्केट से परे हो जाते हैं। सो चूजिंग व्हाट नॉट टू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट टू डू। और उसमें करना क्या है, मेरे हिसाब से 80% तो एटलीस्ट एक निवेशक की टोटल इन्वेस्टमेंट व्हीकल नीड्स म्यूचुअल फंड कवर कर सकता है। म्यूचुअल फंड क्योंकि इतना डाइवर्स इंस्ट्रूमेंट है निवेश का, इसमें हर तरह के, हर रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर के लिए, हर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल वाले इन्वेस्टर के लिए ऑप्शंस है। कंफ्यूजन भी होगा बहुत ज्यादा, और यहाँ पर जो अक्सर लोग रेकमेंड कर देते हैं, निवेशक का भरोसा उसी पर आ जाता है बिना ये समझे हुए कि वो उनके लिए सही इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है या नहीं। तो इतने डाइवर्स यूनिवर्स में मैं अपने लिए सही निवेश विकल्प म्यूचुअल फंड्स के अंदर कैसे चुनूं? देखिए, एक तो सेबी ने बहुत बढ़िया एक काम कर दिया जो पीछे रैशनलाइजेशन की स्कीम्स की, तो स्पेशली इन डेट फंड्स, आपको नाम से ही पता लग जाता है कि आपका किस तरह का फंड है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरे को 1 दिन के लिए चाहिए या 30 दिन में चाहिए या 15 दिन में पैसा चाहिए, तो आपके लिए लिक्विड फंड है या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है। अगर आपको छोटे समय के लिए चाहिए, कम समय के लिए चाहिए, 3 महीने से 6 महीने, तो आपके पास शॉर्ट टर्म फंड है। अगर आपको 1 साल से 3 साल के लिए तो मीडियम टर्म फंड है, या 6 महीने के ऊपर 1 साल के लो ड्यूरेशन फंड है। तो नाम ही फंड के साथ लग जाता है और सबका नाम ही ऐसे रहेगा, लो ड्यूरेशन फंड, मीडियम टर्म फंड, शॉर्ट टर्म फंड, ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं। ऐसा ही बहुत से केसेस में इक्विटी में भी ऐसा ही किया गया है। हर एक का एक लार्ज कैप फंड है, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, और सब लोगों ने नाम भी करीब वैसे ही रखे हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू एक्सेप्शंस जिसमें नाम नहीं है पर उसके नीचे लिखा रहेगा। जैसे मल्टी कैप फंड का नाम अगर फोकस इक्विटी फंड है या फोकस इक्विटी फंड है तो उसके नीचे लिखा रहेगा। फोकस इक्विटी तो एक कैटेगरी ही है। अगर किसी ने मल्टी कैप का नाम किसी और नाम से रखा है तो उसके नीचे लिखा रहेगा कि ये एक जो आपका है मल्टी कैप फंड है। तो वो बड़ी क्लैरिटी है। उसके बाद लेकिन कुछ यहाँ पे पता है लोग स्मार्टनेस दिखाते हैं, जैसे कि हमें अक्सर लोगों के सवाल आते हैं। अब आपने मल्टी कैप फंड का जिक्र किया, मल्टी कैप या मिड कैप हम ले लें, तो वो क्या करते हैं, फंड की पोर्टफोलियो में जाते हैं, जो स्टॉक्स ले रखे हैं फंड मैनेजर ने वो ही स्टॉक्स खरीद लेते हैं। फंड में निवेश नहीं करते लेकिन उसके स्टॉक्स खरीद लेते हैं और अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। इस तरह की स्मार्टनेस निवेशक बहुत ज्यादा करते हैं। बाजार को समझते हो नहीं समझते हो वो बात अलग है, लेकिन फंड मैनेजर के निवेश को कॉपी कर लेना। मिड कैप फंड्स में बहुत सारे निवेशक ये नहीं समझते कि आपको बहुत लंबे समय तक रहना चाहिए, कम से कम 5 साल तक रहना चाहिए। वो उसमें 2 साल 3 साल का नजरिया बना के चलते हैं। बाजार की हर चाल के मुताबिक अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करते हैं, उसको रिवैम्प करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की जो कॉमन स्टीरियोटाइप स्मार्टनेस आइडियाज हैं वो लोग बहुत फॉलो करते हैं। इसमें कहाँ गलत है, क्या सही है? देखियो, हाथी और पूंछ की सवाल है, राइट? मेरे हिसाब से अगर आप इतनी मेहनत करना चाहते हैं ताकि आप अपना 1%, 1.25%, 1.5% बचा सकें, तो उसमें जो तवज्जो जाता है, ऐसा नहीं है कि आप अगर आपने ब्रोकिंग अकाउंट में खरीदेंगे तो ब्रोकर कम ब्रोकरेज नहीं लेगा, गवर्नमेंट एसटीटी नहीं लेगी, वो सब लेगी। जब बदलाएंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आएगा। बट म्यूचुअल फंड जब बदलाता है अपना पोर्टफोलियो तो टैक्स नहीं लगती है। आपको तभी टैक्स लगती है 10 साल तक अगर म्यूचुअल फंड अपना पूरा पोर्टफोलियो बदल दे, बट आपने वो म्यूचुअल फंड की यूनिट नहीं बेची है तो 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लगा। तो ये जो आपको आज जो दिखता है कि मेरी कॉस्ट बच रही है, ये जो कॉस्टें दूसरी हैं उसका हिसाब भी नहीं करता कोई, और वो स्मार्टनेस के चक्कर में बेवकूफ बनते रहते हैं। एंड मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर जैसे हम 8 म्यूचुअल फंड आनंद राठी में रेकमेंड करते हैं, उसमें 229 स्टॉक हैं। 1% बचाने के चक्कर में आप 229 स्टॉक खरीदेंगे, और म्यूचुअल फंड वाले कभी भी बेचते हैं, खरीदते हैं, हर महीने 5% ओवरऑल पोर्टफोलियो चेंज होता है।
तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में 5% का बदलाव आता है। तो आप वो बदलाव करेंगे तो कैपिटल गेन आएगा, उसमें ब्रोकरेज आएगी, वो सही वक्त पे बदला नहीं पाएंगे। ये सब का हिसाब नहीं है, बट खाली कॉस्ट का एक हिसाब बहुत सीधा साधा रहा है तो लोग करते हैं। तो मेरी तो हमेशा ये विनती रहती है कि ये आउटस्मार्ट करने की कोशिश ना करें, आउट डिसिप्लिन करें, उसमें ज्यादा सत है, ज्यादा गेन उसमें है, ना कि इस मेहनत में। और दूसरा इसी को आगे ले जाते हुए मतलब ये तो कर सकते हैं कि उन्होंने खरीदा क्या है। फंड मैनेजर बेचेगा कब, क्या बेचेगा उनको मालूम नहीं है। देयर विल बी लैग, और जो लैग होगा 25 दिन का 30 दिन का, क्योंकि फंड अपडेट तो मंथली रहेगा, उसमें भी टॉप होल्डिंग्स होंगी। तो 100% पोर्टफोलियो तो उसको 3 महीने के बाद पता लगेगा। तो उस लैग के अंदर वो कितना लॉस करवा लेगा उसको मालूम नहीं है। तो क्योंकि एंट्री तो कॉपी कर सकता है, एग्जिट कैसे कॉपी करेगा? एग्जिट का तो उसको मालूम नहीं है। तो ऐसा तो इसका मतलब ये है कि आपको टैक्स और बाकी सारे चार्जेस के हर पहलू से अवगत होना चाहिए अपने निवेश में। बिल्कुल। और तो अगर मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टैक्सेस की बात करूं, शॉर्ट टर्म वही हमने पहले भी इसके बारे में बात की है, दोबारा करते हैं। अगर इक्विटी में आपका अगर शॉर्ट टर्म है, मतलब अगर आप 1 साल से कम समय तक रहते हैं तो आपको 15% टैक्स देना है। अगर 1 साल से ऊपर है तो उसके ऊपर 10% है। तो ये तो है इक्विटी के बारे में। पर जो एक मेन जो चेंज हुई है वो डिविडेंड के बारे में है, जिसके बारे में इन्वेस्टर को मालूम होना बहुत जरूरी है। वो ये है कि पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था इक्विटी के ऊपर 10% प्लस सरचार्ज, और इन्वेस्टर के हाथ में जो भी जाता था वो सारा उसके हाथ में टैक्स फ्री रहता था। परंतु अभी क्या हुआ है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को खत्म कर दिया गया है, और जो भी डिविडेंड जाएगा इन्वेस्टर के हाथ में वो उसके हाथ में पूरा टैक्सेबल होगा। तो एक तो ये हो गया कि इक्विटी इन्वेस्टर जो है उसके लिए अभी जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट वो ज्यादा ही, को गेन अगर होता है तो गेन तो अगर 1 साल के ऊपर है तो 10% लगेगा, पर डिविडेंड पूरा टैक्सेबल रहेगा। तो एक तो वो नेगेटिव है, तो अभी डिविडेंड लेने का कोई फायदा नहीं है। डिविडेंड क्योंकि आपकी ग्रोथ में से ही आना है, आपके पैसे में से ही आना है। तो एक तो ये जरूरी हो गया है कि अभी निवेशकों को कि वो ज्यादा तौर पे ग्रोथ प्लान में ही है। अगर डिविडेंड में है, पहली बात तो म्यूचुअल फंड इटसेल्फ दे विल नॉट डिक्लेयर टू मेनी डिविडेंड्स। तो अगर जाएगा तो उसके ऊपर पहली बात तो टैक्स लगेगा, दूसरा एक वो भी जो दिया गया है, रूल आया है कि अगर डिविडेंड की अमाउंट 5000 से ऊपर है तो उसके ऊपर TDS भी लगेगा। तो ये कोई इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है, तो इसलिए बेटर ये है कि डिविडेंड प्लान में ना रह के ग्रोथ प्लान में रहना चाहिए। तो अदरवाइज दूसरा टैक्स तो सेम ही है। तो और जो जहाँ तक डेट का सवाल है, उसमें अगर आप शॉर्ट टर्म लेते हैं उसमें शॉर्ट टर्म 3 साल माना जाता है। अगर 3 साल के अंदर जितना भी गेन है उसके ऊपर आपका मार्जिनल रेट लगेगा, मतलब जिस भी रेट में आपकी रिटर्न फाइल होती है वो वाला रेट लगेगा। अगर 3 साल से ऊपर है तो उस पर 20% लगेगा इंडेक्सेशन के बाद। इंडेक्सेशन का मतलब है कि जो इन्फ्लेशन का रेट आता है इन 3 सालों में, उसको एडजस्ट करने के बाद जो गेन बचेगा उसके ऊपर 20%। वो तो काफी कम रहता है, काफी फ्रेंडली है। तो ये टैक्स का तो यही है। मतलब आज कहीं मैं पढ़ रहा था तो ये भी एक बात चल रही है, क्योंकि इस टैक्सेशन की वजह से कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। देयर इज अ टॉक गोइंग ऑन कि मे बी के डिविडेंड टैक्सेशन को थोड़ा फर्दर रैशनलाइज किया जाएगा बजट पास होने से पहले। एक बहुत अच्छा न्यूज अगर वो होता है तो, क्योंकि आज ही कहीं पढ़ने को मिला। ठीक है। लेकिन क्योंकि हम स्मार्टनेस की बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड आपने कहा कि सबसे बेहतर विकल्प है और व्हीकल है निवेशकों के लिए। बहुत सारे लोग जो है 15 म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं, और कई एक ही AMC से स्टिक हुए रहते हैं, कोई एक ही तरह की कैटेगरी से जुड़े होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके और AMCs को लेके या किसी कैटेगरी को लेकर, और उसी को बटोरते रहते हैं पोर्टफोलियो में। तो मुनाफा तो नहीं कमाते, लेकिन हाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वो मिस कर लेते हैं ग्रोथ की। करेक्ट। आई थिंक म्यूचुअल फंड का चुनाव करने के बाद कि 80% मेरा म्यूचुअल फंड से काम हो जाएगा, हर अल्फाज को म्यूचुअल फंड के पहचानना जरूरी है। राइट, आई थिंक दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। अगर हमने ये निर्णय ले लिया म्यूचुअल फंड इज गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ माय स्ट्रेटजी, आपको उसके जो नॉमेनक्लेचर है, वर्ड्स हैं, उसको पहचानना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल STP क्या होता है, SWP क्या होता है, NAV क्या होती है, कैसे कंप्यूट होती है, लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है। जैसे आप ये अल्फाज से आप पहचान लेंगे तो आपको अपनी स्ट्रेटजी में गलतियां आराम से पता लगेंगी।
अगर आपको पता है कि लार्ज कैप फंड भी होता है, मल्टी कैप भी होता है, मिड कैप भी होता है। अच्छा, कई लोग म्यूचुअल फंड को केवल ELSS कैटेगरी ही समझते हैं कि अच्छा टैक्स बचाने के लिए म्यूचुअल फंड का एक विकल्प है हमारे पास और ELSS में निवेश कर देते हैं। ये भी मेरे ख्याल से गलत धारणा है। करेक्ट, बिकॉज टैक्स HR डिपार्टमेंट जब आपके पीछे पड़ता है तो आप देखते हैं कि वो अंधाधुंध देखते हैं कि ELSS में टैक्स बेनिफिट मिलेगा, डाल देते हैं। म्यूचुअल फंड्स इन सर्टेन माइंड्स इज सिनोनिमस, वो एक ही अल्फाज समझते हैं, म्यूचुअल फंड ELSS एक ही है। तो बहुत सारी स्कीम है। सो पॉइंट ये बोल रहा हूं, रणनीति फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में सिर्फ ELSS ही होते हैं और सिर्फ टैक्स बचाने के लिए होते हैं। बिल्कुल करेक्ट, और उसी में एक लगे रहते हैं, उसमें भी SIP नहीं करते, उसमें भी एक मुश्त निवेश करते हैं। तो मार्च फरवरी में क्या होगा उनके उस पर निर्भर करता है उनकी लाइफ और इन्वेस्टमेंट प्लान। तो पॉइंट मैं बोल रहा हूं कि आप 15 फंड्स क्यों खरीद के बैठे हैं, क्योंकि आपने बेसिक जानकारी नहीं प्राप्त की होगी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में। तो रहा सवाल 15 फंड खरीदने चाहिए कि नहीं खरीदने चाहिए। मेरे हिसाब से एक रिटेल निवेशक पहले 5 साल की इन्वेस्टिंग के लिए 3 फंड से ज्यादा जरूरत नहीं है। 4 फंड्स एट बेस्ट, राइट। 4 फंड्स भी पूरे फंड्स इंडियन मार्केट में ही तो पैसा लगा रहे हैं। तो 100 से 150 कंपनियों के शेयर आपकी पोर्टफोलियो में शामिल होंगे। देखने को 4 ही हैं, बट अगर उसके अंदर, उस रैपर के अंदर, उस कवर के अंदर 150 शेयर हों, 125 शेयर हों, तो काफी अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मानी जाएगी। सो ओवर डाइवर्सिफाई ना करें, पॉइंट 1। पॉइंट 2, AMCs जो भी हैं टॉप 5 AMCs में ही रहें। ओके, और टॉप AMC में ही 2 स्कीम अगर आपको खरीदनी है तो टॉप AMC की, टॉप सेकंड AMC की 2 स्कीम फिर भी आप खरीद सकते हैं, राइट। अब मैं देखता हूं कि 20th AMC की 3 स्कीमें ले रखी। मैंने कहा क्या लॉजिक हो सकता है इसका। सो दीज ग्राउंड रूल्स विल मेक यू वेरी क्लियर। सो ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए, 4 स्कीम में सीमित रहना चाहिए। AMCs, टॉप AMCs में 2 स्कीमें आप जरूर खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा आपको सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको ये समझना चाहिए कि शेयर्स में मुनाफा कमाने का तरीका और म्यूचुअल फंड में मुनाफा कमाने का तरीका बहुत अलग होता है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करें। लेकिन यहाँ पर भी हमने कई सारे लोगों को, जैसा कि मैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रही थी, उसमें भी स्विच बहुत करते हुए देखा है। एक म्यूचुअल फंड से निकलते हैं, दूसरे में चले, जैसे कि शेयर्स आप खरीदते हैं और बेचते हैं, उसी तरह वो अपने पोर्टफोलियो को रिवैम्प करते रहते हैं हर वक्त। तो ये आपको कितने इंटरवल्स में करना चाहिए और क्या वाकई कुछ इवॉल्व्ड इन्वेस्टर्स के लिए ये सही रणनीति है? कुछ मैंने देखा है कि थीम स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड भी एक्सपेरिमेंट करते हैं पोर्टफोलियो में। नहीं कविता, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा, जो डाटा हम देखते हैं अपने फंड हाउस में या पूरा इंडस्ट्री का, उसमें ये वाला जो रुझान जो है ना, काफी कम हो गया अभी। पहले बहुत होता था, अभी बहुत कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बहुत फ्रीक्वेंटली चर्न करते हैं, या ऐसा नहीं। और दूसरा हमारा ये कहना रहता है कि जो आपका पहला सवाल था उसके जवाब में, कि म्यूचुअल फंड को भी एक क्वाजी बैंक की तरफ देखना चाहिए। आपका बैंक ही है, अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, बैंक में भी आप अपना सरप्लस पैसा रखते हो कि आपका पैसा सेफ रहे। तो इसमें आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा रखते हो कि आपका पैसा ऑप्टिमम रिटर्न दे। और जैसे मैंने कहा कि एक अच्छा आप क्रेडिबल फंड हाउस कोई भी चुन लीजिए और उसकी अच्छी स्कीम में पैसा लगा दीजिए। और आपके पास 2 या 3 फंड हाउस से ज्यादा में बहुत ज्यादा करते हो, आपको कोई फायदा नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो स्कीम पिछले 5 साल में बहुत अच्छा की है तो इसका मतलब आगे भी अच्छा ही करेगी। तो आपको क्रेडिबिलिटी, फिलॉसफी देखना कि फंड हाउस कितना रिस्पॉन्सिबल है, किस तरह से पैसा लगाता है, वो चीजें देखनी बहुत जरूरी होती है। ऐसा 10 फंड में, 15 फंड में लगा के अपने आप को उलझाने वाली बात है। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना टाइम पास करने के लिए करता है कि मैं खेल रहा हूँ इसमें, तो खेलते रहो भाई, उसमें फायदा नुकसान का बात नहीं है, आपका टाइम पास हो रहा है, दैट्स इट। पर अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो, आप ऑप्टिमम रिटर्न लेना चाहते हो, तो जो फिरोज जी ने बोला वो बिल्कुल सही है कि 2, 3, 4 अच्छी स्कीम में पैसा लगा दो, आपकी अच्छी डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी। और आज की डेट में जिस तरह के हालात हैं, उस हिसाब से तो ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो तो जो बैंक से भी बहुत अच्छा है। इवन आप डिपॉजिट की जगह सिर्फ लिक्विड फंड में पैसा लगाते हो, क्योंकि उसमें भी आपका इतना डाइवर्सिफाई हो जाता है कि अगर आपकी 20-25 सिक्योरिटीज में पैसा लगा हुआ है तो आपका अगर किसी का लॉस होगा तो एक सिक्योरिटी पे होगा, 2 सिक्योरिटी पे होगा, तो आपका 92%, 95% पैसा सेफ है और उसके ऊपर रिटर्न है। तो चांसेस ऑफ योर लूजिंग कैपिटल इज मच लेसर इन म्यूचुअल फंड देन पुटिंग मनी इन सी वीक बैंक और लूज बैंक। तो उसमें ये बहुत जरूरी हो जाता है।
टैक्सेशन तो है ही है म्यूचुअल फंड में फायदा। बिल्कुल, लेकिन हाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करता है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, और ये आप कैसे करेंगे? इंश्योरेंस तो एक पहलू होगा ही जो आपको स्मार्ट बनाएगा आपकी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में, लेकिन हाँ, इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। कैसे आप इमरजेंसी फंड बना सकते हैं, इसका क्या महत्व है, कैसे ये आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में सबसे टॉप पर रहना चाहिए, इस पर करेंगे बात इस छोटे से ब्रेक के बाद। SBI Mutual Fund presents CNBC अवार्ड पहला कदम सीजन 5। आप कैसे बन सकते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर, पहला कदम के आज के एपिसोड में हमारा फोकस इसी पर है। और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही क्रूशियल बात, कैपिटल प्रोटेक्शन, क्योंकि हाल के बाजार का हमने उदाहरण लिया है जो कि उतार चढ़ाव से भरपूर है। अब ऐसे में मेरा पैसा सुरक्षित रहे और ये मैं स्मार्टली क्या करना चाहती हूँ। एसेट एलोकेशन में आपको करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन का आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन बाजार की गिरावट में मुझे कुछ तो घाटा होगा ही होगा, तो उसको मैं कैसे समझूं स्मार्टली और कैसे मेरा कैपिटल प्रोटेक्ट हो। इमरजेंसी फंड मुझे बनाना चाहिए, इंश्योरेंस सुनिश्चित करना चाहिए। नौकरियां भी आजकल काफी अनस्टेबल हैं, जॉब लॉस लगातार हम सुन रहे हैं लोगों के हो रहे हैं, तो ऐसे में मेरे पास मेरा खर्चा रहे 6 से 8 महीने का, ये तो मैंने सुनिश्चित कर लिया है, लेकिन बाकी मेरा निवेश प्रोटेक्टेड रहे, ये मैं कैसे समझूं? देखिए, इसमें 3 चीजें हैं। जब हम कैपिटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम 3 और चीजें जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन का मतलब वही है कि सेफ्टी। हाँ। उसके बाद हमें लिक्विडिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा और उसका रिटर्न का भी ध्यान पड़ेगा। बेसिकली वी कॉल इट SLR, सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न्स इन द सेम वे। तो सेफ्टी के हिसाब से तो देखिए कुछ ना डेट में और इक्विटी में आपको एलोकेशन देना पड़ेगा। अगर हम कभी भी बात करते हैं तो जनरली हम 4 एसेट क्लासेस बोलते हैं। वन इक्विटी, डेट, देन वी कॉल अबाउट द गोल्ड एंड देन वी कॉल अबाउट द रियल एस्टेट। रियल एस्टेट फॉर द टाइमिंग हम छोड़ देंगे क्योंकि हम फाइनेंशियल एसेट्स की बात करेंगे। तो फाइनेंशियल वे में हम गोल्ड बॉन्ड वगैरह भी हैं तो उसकी भी बात कर सकते हैं। तो अगर हमें कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, इट हैज टू बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी बोथ। In what percentage it will depend upon the age, it will depend upon the goals, it will depend on the time which you are giving to the assets. तो कुछ ना कुछ बकेट ऐसा जरूर होना चाहिए जो हमेशा लिक्विड रहे आपके पास। जैसे हम इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी वाला जो बकेट है वो तो लंबे समय के लिए 3 साल, 5 साल, 7 साल के लिए रहना ही चाहिए। डेट वाला पोर्शन है वो भी शॉर्ट डेट और लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं, ताकि अगर मेरे को 6 महीने के बाद कुछ 5%, 10% की जरूरत है तो मैं उसको निकाल सकूं। अगर आप सही तौर पे कैपिटल प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं तो इट हैज टू बी ए कॉम्बिनेशन विच विल डिफर, द परसेंटेज विल डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम, परंतु इट हैज टू बी कॉम्बिनेशन। जैसे पहले भी मैंने इसी प्रोग्राम में बोला कि अगर आपने एक 70-75% जो अगर आपने डेट में रखा हुआ है और 20-25% इक्विटी में रखा हुआ है, तो किसी भी गिरावट में भी आपको बहुत ज्यादा गिरावट नजर नहीं आएगी। परंतु अगर वो आपका बिहेवियर अपने को संभाल सकता है, इट कैन बी 50-50 ऑल्सो, इट कैन बी अदरवाइज ऑल्सो 30% डेट for taking care of the liquidity needs and 60-70% in equity. So asset allocation is the key. आपको हमेशा ये मान के चलना है कि अगर आपको अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है तो समय थोड़ा आगे पीछे जरूर हो सकता है, कैपिटल आपका प्रोटेक्ट रह सकता है, पर एक सही प्रोपोर्शन में उसको डेट और इक्विटी में डालना बहुत जरूरी है, शिफ्ट करना चाहिए। फिर ये बहुत पते की बात की है दीपी साहब ने। SLR जो है एब्रीवेट किया है। सेफ्टी भी इतनी इंपॉर्टेंट है, रिटर्न भी इतनी इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी भी इंपॉर्टेंट है। लोग इसमें से एक चीज को अपना बैकबोन बना के बाकी 2 को इग्नोर करते हैं। तो ये इग्नोर ना करें, एक संतुलन बनाना तीनों चीज में जरूरी है। अगर जैसे सेफ्टी की बात की, रिटर्न की बात की, इंडिया में ब्याज ज्यादा है, राइट। अगर आप यूएस में रहते तो आपको ब्याज 1% मिलता, 1.5% मिलता। इधर जो ब्याज इतना ज्यादा है कि 6, 7, 8% भी आपको ब्याज मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट। उस रिटर्न की वजह से आपको एक्विटी की जो गिरावट है वो रिटर्न जो डेट से आती है वो उसमें एक स्टेबिलिटी ला सकती है। तो आपको एक्विटी में पैसे डालने के लिए क्षमता देता है डेट की रिटर्न, राइट। सो इंडिया में इजी है रिटर्न और रिस्क को बैलेंस करना, इजी है क्योंकि ब्याज ज्यादा है, राइट। सो दैट्स पॉइंट 1। अब रहा लिक्विडिटी की बात। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा आपको समय लग सकता है 3 दिन, राइट। हर मोस्ट फंड्स, क्लोज्ड एंडेड फंड्स के अलावा बाकी जो ओपन एंडेड स्कीम्स है उसमें 2-3 दिन में पैसा तो वापस आ ही जाता है ज्यादातर।
दूसरी एक बहुत अच्छी फीचर है, स्पेशली जैसे ब्याज दरें घट रही हैं, ये म्यूचुअल फंड यूनिट्स पे लोग बोरो भी कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट बना के रख सकते हैं, राइट। आज बैंकें 8.5% पे ओवरड्राफ्ट म्यूचुअल फंड पे बना के दे सकती हैं। तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिस्टर्ब भी ना करूं और मेरी लिक्विडिटी बरकरार रहे, ये सुविधा प्राप्त हो। तो HNI से अल्ट्रा HNI इन्वेस्टर को भी मैं कहता हूं कि 80% आप म्यूचुअल फंड से काम चला सकते हैं। और इधर मैं देखता हूं रिटेल निवेशक 80% पैसा स्टॉकों में लगा के बैठा है, जहां की हजारों करोड़ वाले लोगों को भी मैं ये कहता हूं कि आप म्यूचुअल फंड में 80% पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि सबकी तीनों की बैलेंस बन सकती है। सो आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई अ रिटेल इन्वेस्टर नीड्स टू लुक बियॉन्ड दीज 3 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पे हमने निवेश के SLR पे बात की है, लेकिन वो कौन से और पहलू है म्यूचुअल फंड्स के जो आपको समझने चाहिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए, इस पर विस्तार से बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। SBI Mutual Fund presents CNBC अवार्ड पहला कदम सीजन 5। स्मार्ट इन्वेस्टर आप कैसे बन सकते हैं, पहला कदम के इस एपिसोड में हमारा फोकस इसी पर है और हम पहुंच गए हैं शो के आखिरी पड़ाव में, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप डेट म्यूचुअल फंड के जरिए अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता ला सकते हैं, आप स्टेबिलिटी ला सकते हैं। अगर आप रिस्क एवर्स हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि आप डेट में अपना पोर्टफोलियो बनाएं, लेकिन आपको रिटर्न भी कमाना है। डेट ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको आपका रिस्क भी कम करता है, आपको मुनाफा भी कमा कर देता है। तो डेट में देखिए 3 चीजें देखनी बहुत जरूरी हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए। ये जैसे इक्विटी में मार्केट ऊपर नीचे जाता है, ऐसे डेट में भी इंटरेस्ट रेट की वजह से मार्केट ऊपर नीचे जाता है, उसमें रिटर्न ज्यादा भी बनता है, कम भी बनता है। तो मेरा जो डेट पोर्शन है जी, उसको भी फर्दर एलोकेशन, फर्दर बकेटिंग की बहुत जरूरत है। जैसे हम SLR की बात कर रहे हैं, 16 क्लासेस हैं, लेकिन सर हम कैसे इसमें बकेटिंग करेंगे? वही आ रहा हूँ कि 16 क्लासेस में हर जगह आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल 2 या 3 की बात करता हूँ। सबसे पहले जब जैसे हमने SLR में बात की लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी में कुछ पोर्शन मेरा, अगर मेरी नेटवर्थ कितनी भी हो, चाहे मेरी 10 करोड़ है या 10 लाख है, तो कुछ भी मेरे हिसाब से, मेरी लाइफस्टाइल के हिसाब से इतना पैसा मेरे को कभी भी जरूरत पड़ सकता है। बिल्कुल। तो उसमें सबसे पहले लिक्विडिटी में लिक्विड फंड है म्यूचुअल फंड में। और लिक्विड फंड इतना आसान तरीका है कि अगर मैंने पैसा डाला हुआ है, अगर आज मेरे को पता लगा कि मेरे को पैसा चाहिए और आज मैं अगर रिडेम्पशन देता हूँ तो सुबह 10 बजे पैसा मेरे अकाउंट में आ जाता है। और उसमें कोई इंटरेस्ट रेट का उतार चढ़ाव का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं। मतलब जैसे आज की डेट में रिपो रेट जो भी है, तो उसके हिसाब से आज हम मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि लिक्विड फंड विल गिव रिटर्न अराउंड 6%। बिल्कुल। तो 6% के करीब, उसमें ½ % कम और ½ % ज्यादा, इसमें 5.5 भी आ सकता है, 5.40 आ सकता है, या 6.10, 6.20 आ सकता है। इससे ऊपर नीचे जाएगा नहीं। तो उसमें डाल दीजिए आप पैसा, और जब भी चाहिए आप उसको इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐप के थ्रू आप जैसे भी रिडेम्पशन करना चाहे रिडेम्पशन दीजिए आप, तो सुबह आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ऐसा भी कर सकता है, मैं आज रिडेम्पशन करूं, साथ में चेक भी काट सकता हूं। आई शुड बी वेरी श्योर कि पैसा आ ही जाएगा, और आता है ऐसा। तो जितने भी बड़े कॉर्पोरेट हैं या अल्ट्रा HNIs है, फिरोज में से सहमत होंगे, वो कभी अपना पैसा एक दिन के लिए भी रखते नहीं है अपने बैंक अकाउंट में, यहाँ उनको ब्याज ना मिले। तो यहाँ तो अगर आपके पास फ्राइडे को भी पैसा पड़ा है और फ्राइडे को आपने लिक्विड फंड में डाल दिया और साथ में ही रिडेम्पशन दे दिया कि मेरे को मंडे सुबह पैसा चाहिए, तो आपको फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन का रिटर्न मिल जाएगा। तो मतलब मेरा सेविंग्स अकाउंट रिप्लेस हो गया, ऐसा मैं बोल सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हो आप, बिल्कुल बोल सकते हो। सिर्फ उसमें सिर्फ इतना अंतर है, क्रॉस द टेबल जाके आप पैसा नहीं निकाल सकते। और लिक्विड फंड में तो अभी तो इंस्टा जो है कि 50,000 तक का पैसा तो आप इमीडिएटली भी कर सकते हो। हर एक फंड है, उसका एक फंड है जिसमें उसने इस इंस्टा रिडेम्पशन का दिया है। 50,000 तक की लिमिट सीमित की हुई है। अगर आपका पैसा उसमें पड़ा हुआ है तो 50,000 तक आप इमीडिएटली निकाल सकते हो। और इससे बहुत से रिटेल इन्वेस्टर की जरूरत तो पूरी हो जाएगी 50,000 पे। तो पहले तो ये है कि आपका एक लिक्विड फंड होना बहुत जरूरी है। दूसरा आ गया उसके बाद आपका मीडियम टर्म, जो कि आप पता नहीं होता कि अब या 2-3 महीने में जरूरत पड़े या 1 से 2 साल लगे, तो ऐसा पैसे वो आप शॉर्ट टर्म फंड में डाल सकते हो। तो शॉर्ट टर्म फंड है, वो रिटर्न आपको थोड़ा ज्यादा देगा लिक्विड फंड से। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए ये सही होगा? शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए वो बिल्कुल सही है, पर उसमें थोड़ा इंटरेस्ट रेट की वजह से थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आ जाती है। परंतु अगर आपने उसमें 1 महीने से ज्यादा पैसा रखा तो आपका कैपिटल तो प्रोटेक्टेड है ही। अगर आपने एक बहुत ही ऐसे दिन को पैसा निकाला जिस दिन इंटरेस्ट रेट ऊपर गए हैं, तो अभी आपको अपना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, रिटर्न थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और तीसरा ऐसा होता है जो आपको 1 साल से 3 साल 5 साल तक की जरूरत नहीं। वैसे तो डेट में वो पोर्शन जो आप 3 साल से ऊपर रखते हो तो टैक्स एफिशिएंसी इतनी ज्यादा है, तो आपको 50% ऑफ द डेट एलोकेशन हैज टू बी इन दैट।
ओके। तो परंतु फिर भी अगर जरूरत है तो आपके पास लिक्विडिटी है, तो उसको आप जो ऐसे फंड है उनमें देखना पड़ेगा कि आप उस पर कोई एग्जिट लोड ना हो। तो 1 साल से ऊपर फंड है, जो फंड है, जो इनकम फंड जिसको बोलते हैं, जो डायनामिकली मैनेज होते हैं जनरली, और वो हो गया, जो डायनामिक बॉन्ड फंड हो गया, ये 3 कैटेगरी में आपको 16 की जरूरत नहीं है। राइट। 16 कैटेगरी उनके लिए जो ट्रेजरी मैनेज करते हैं, जो बड़ा पैसा, वो कॉर्पोरेट्स हैं, जब बहुत बड़ा पैसा यूज करते हैं, जो आपकी नीड और आपका पैसा स्पेसिफिक है, उसके लिए। बट अदरवाइज एज ए रिटेल इन्वेस्टर, एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर, मेरे पास लिक्विड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की एक बकेट है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म की एक बकेट है, और इनकम फंड, डायनामिक बॉन्ड फंड की एक बकेट है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, इन कैटेगरीज के अलावा भी फिरोज क्या हमें और डेट फंड्स या और तरह के डेट फंड्स पोर्टफोलियो में इंट्रोड्यूस करने चाहिए? क्योंकि आपकी रिस्क उठाने की क्षमता थोड़ी सी बदलती रहती है जब आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी आय भी बढ़ती है, और बाद में आप इवेंचुअली जब रिटायर होते हैं तो आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह से ही रिस्क एवर्स हो जाता है काफी हद तक। मेरे हिसाब से ये तीनों कैटेगरी में एक इंसान पूरी जिंदगी काट सकता है। क्योंकि आपको अगर रिटर्न बनानी है वो इक्विटी में बनानी है। डेट लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी का अच्छा काम करता है। अगर उसमें ही रिस्क लेना है तो फिर इक्विटी का क्या काम था, क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। अगर मैं इतनी हुज्जत करके रिस्क रिटर्न कमाने ना हो और 1% की अधिक रिटर्न कमाऊं तो इट्स नॉट वर्थ इट। तो सिंप्लिसिटी हैज लार्ज वैल्यू, सिंप्लिसिटी की बड़ी अहमियत है दुनिया में। सो वो सिंप्लिसिटी रखें एक साइड, रिटर्न इक्विटी बनाएगा, ये स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी देगा। और मेरे हिसाब से लोग जैसे लिक्विड फंड्स की बात की, लोग अपना पूरी जमा पूंजी कोऑपरेटिव बैंक में रखे बैठे हैं। राइट। एक स्मार्ट इन्वेस्टर हर एपिसोड से सीखता है, उसको लिखता है, और 10 साल बाद भी उसको रिविजिट करता है कि ये मैंने सीख ली थी। एक पीएमसी बैंक गया तो मैंने सीख लिखी कि भाई कोऑपरेटिव बैंक में पूरे पैसे, अपनी पूरी जमा पूंजी रखना मुनासिब नहीं है, तो एक्ट करना पड़ता है। और इसको लिक्विड फंड में डालते ही आपकी रिस्कें घटती हैं, ना कि रिटर्न बढ़ती है, रिटर्न भी बढ़ती है और रिस्क भी घटती है। ऐसी जगह तो करना ही चाहिए। एंड आई थिंक एक स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ सुनता नहीं है, एक्ट करता है। राइट। काफी लोग सुनते रहते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, एक्शन में ही तो स्मार्टनेस है। बिल्कुल। सो आई थिंक यही मैं हर दर्शक से कहूंगा कि एक्ट कीजिए, सिर्फ सुने तो उससे तो काम बनेगा नहीं। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपने स्मार्टनेस के गुर हमसे सीख लिए हों और उन पर अमल करें अपने पोर्टफोलियो में इन सबको शामिल करके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। और पहला कदम के इस एपिसोड में मुझे भी इजाजत दे, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। SBI Mutual Fund presents CNBC Awards पहला कदम सीजन 5।